नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सनोडिया आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बालकों की वृद्धि विकास के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, उनकी अवस्थाओं के बारे में जाना हुआ था, उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया और समाजीकरण के सिद्धांत जाने हुए थे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे को, जहाँ हम देखेंगे कि बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। अभी तक तुमने सामाजिक विकास की बात की थी, हम बात करेंगे बालकों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। यहाँ संज्ञानात्मक विकास की चर्चा ये हम लोग करेंगे, तो पहले समझना जरूरी है भी संज्ञान क्या है। इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों के बारे में बात करने से पहले हम चलूंगा कि जीन पियाजे एक्चुअली में है क्या। तो जीन पियाजे एक ऐसे स्विट्जरलैंड के निवासी थे जिन्होंने मनोविज्ञान के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अध्ययन किए हुए हैं। इनका जन्म 9 अगस्त को हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक, धीरे धीरे इन्होंने चर्चाएं की, अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप जो साइकोलॉजी की बातें आती हैं तो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो वर्तमान में चाइल्ड साइकोलॉजी का और अन्य प्रकार की जो साइकोलॉजी की बात करें हम लोग तो उसका एक आधार बनी। एक किताब का नाम हम लोग देख लेते हैं, तो नाम मिलेगा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, एक पहली किताब मिलती है। इसी प्रकार से दूसरी किताब है द चाइल्ड्स कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, और एक और है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किताबें थी इनकी। हम बात करेंगे कि भाई बाकी किताबों में तो बालक का संज्ञानात्मक विकास की जानकारी मिल जाती है, इसी प्रकार से द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड नाम की किताब है, इसमें इन्होंने बालक के नैतिक विकास का वर्णन किया हुआ है। तो हम जो जीन पियाजे हैं उनके अध्ययन को, बालकों में अध्ययन को दो प्रकार से देख सकते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड्स, और द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द जीन पियाजे, और दूसरा आता है मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बालकों का नैतिक विकास। इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। देखते हैं भाई, पहला संज्ञान या कॉग्निटिव का मतलब होता है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। तो संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्जन, समझ विकसित करना, साथ साथ में अपने कुछ न कुछ एकत्रित करना। तो जानकारी में आना का समान, हम बात करेंगे जानकारी में आने से समान अर्थ लिया जाता है संज्ञान का। तो भारतीय दर्शन में जो पंच ज्ञानेंद्रियों कंसेप्ट दिया हुआ है वो आपको क्या करती हैं, ये सूचना एकत्रीकरण का कार्य कराती हैं और आपका मस्तिष्क से प्रोसेस कर रहा होता है। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन सी साहब, तो बोले देखना, सुनना, चखना, स्मेल करना, या त्वचा के माध्यम से फील करना। आम का सीजन चल रहा है, आप सभी को, जैसे मैंने आम लिया तो हो सकता है स्वाद आ गया होगा, और इसी प्रकार से मैंने कच्चा मैंगो बोला तो उसका आपको स्वाद आ गया होगा अपनी जबान पर में। ये क्या था, आपने उस सूचना को जो संज्ञान के रूप में आपके पास आई थी, ज्ञान बन चुकी है, वो कच्चा मैंगो आपके सामने आ गया। ठीक, दिमाग में आ चुका है, जबान पर में स्वाद के रूप में भी आ गया है वो। क्यों भाई, तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सूचना का संग्रहण हो चुका है हमारे मस्तिष्क में। चाहे चेतन मन की बात करें चाहे अचेतन मन की बात करें, तो संज्ञान एक ऐसी वृहद संकल्पना है जिसमें ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के रूप में समझ आदि को सम्मिलित करते हैं, और ये संपूर्णतः हमारी मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ में संवेदनात्मक प्रक्रिया भी है। यहाँ पर ये एक कंसेप्ट संवेदनाओं के माध्यम से, इसे समझने के माध्यम से। तो जो हमारे पास में ज्ञानेंद्रियां हैं तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अर्जित करना और उसे प्रेजेंट करना, ये दोनों बातें आपके सामने आएंगी। ठीक, अब इसी प्रकार से ज्ञान का डेवलपमेंट होता कैसे है, तो ये बताया जीन पियाजे साहब ने, बोले ये होता अवस्थाओं के अनुरूप में। तो अवस्थाएं बोले कैसे, तो बालकों में जो हमारे जीन पियाजे साहब थे कहते हैं, अच्छा पहली बात तो कर लें, जीन पियाजे साहब हमारे संज्ञानात्मक विचारधारा के जनक हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कौन हमारे हैं, जीन पियाजे साहब। तो इन्होंने क्या किया, बालकों पर अध्ययन किया, अध्ययन। अच्छा एक और बात करेंगे, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो बोलेंगे बंडूरा साहब हैं। कॉग्निटिव, द फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट यदि बात करेंगे, प्रश्न आएगा तो कौन है, बंडूरा। और संज्ञानात्मक विचारधारक जनक कौन है, तो बोलेंगे जीन पियाजे साहब। तो जीन पियाजे साहब ने कहा कि बालक वास्तविकता में चिंतन करने के पश्चात धीरे धीरे अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में खोज करता है, सूचना एकत्रित करता है, और खोज करने की शक्ति से धीरे धीरे वो क्या करेगा, परिपक्वता के स्तर पर आता है। मतलब एक हमारे पास में एक बात करेंगे, ऐसे कंप्लीट लेवल पर आएगा जहां पर उसकी समझ मैच्योरिटी लेवल पर आएगा। वो जो उसकी जानकारी होगी या तो शिक्षा के आधार पर होगी या तो अनुभव के आधार पर होगी। इस प्रक्रिया में अनुभव का जितना योगदान होता है उतना ही परिपक्वता का भी योगदान होता है, यहां पर सूचना सामग्री का भी योगदान होता है, और दोनों के माध्यम से जो कुछ भी अर्जित करते हैं वही हमारा संज्ञान है। तो जीन पियाजे ने कहा हुआ है कि संज्ञान शिक्षा या अनुभव या परिपक्वता तथा अनुभव
दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोनों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे पास सूचना सामग्री का विकास होता है। ये सोचेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि यार विस्फोट की आवाज आई तुरंत भागना शुरू हो गया, भाई फोन लगा लिया 100 नंबर पर, मैं यार विस्फोट हो गया, आतंकी हमला हो गया, ये बात तो होगी नहीं। तो प्रतिक्रिया तुरंत नहीं होती। कहा जाता है कि स्टिमुलेंट या उद्दीपक से तुरंत प्रभावित होकर के सीधे प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि उन उद्दीपकों को पहचानने के पश्चात धीरे धीरे उनका संबंध स्थापित करेंगे, किससे रिलेटेड है, और देन उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं। तो जीन पियाजे ने बताने का प्रयास किया कि बालक अपने वातावरण के परिणाम स्वरूप सीखता है तथा उसके अनुरूप उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है। लेकिन होता कैसे ही बोले, अवस्थाओं के अनुरूप में, अलग अलग अवस्थाओं में होगा, इसलिए इसे कहते हैं विकासीय अवस्था का सिद्धांत। ठीक, अब बात करेंगे कि जो सिद्धांत होगा उसमें अनुकूलन की प्रक्रियाओं के माध्यम से यहां पर सिद्धांत देखा जाएगा कि भाई अनुकूलन के माध्यम से सारी प्रक्रिया चल रही होती है। साथ ही यहां जो परिवर्तन हो रहा है उनके विकास की प्रक्रिया में, उनके चिंतन की प्रक्रिया में, जो गुणात्मक प्रकार का सिद्धांत मतलब परिवर्तन होगा, चाहे धनात्मक प्रकार का होगा, वो परिवर्तन अपरिहार्य है, अपरिवर्तनीय है और जैव निर्धारक होता है। जैव निर्धारक का मतलब होता है कि अपनी सोच समझ आदि का डेवलपमेंट इसके माध्यम से हो जाएगा। ठीक, अपरिवर्तनीय क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको जानकारी मिल चुकी होगी एक सूचना सामग्री के रूप में विश्लेषण के माध्यम से, ये इसलिए अपरिवर्तनीय कहा गया है। हालांकि इसकी आलोचना होगी क्योंकि परिवर्तन इसमें संभव है। कैसे? अन्य प्रकार की सूचनाओं के आ जाने के परिणाम स्वरूप। चलो आगे बात करते हैं। जीन पियाजे ने बालकों में चिंतन की प्रक्रिया, उनकी खोज करने की क्षमता तथा उनके संबंध में सूचनाएं एकत्रित करने तथा इसके पश्चात उनके विस्तृत रूप में एक एनालिसिस करने के आधार बताया हुआ है। और एनालिसिस जब होगा तभी तो हमारे पास चिंतन एक रूप से कहा जाएगा, ज्ञान के रूप में जाएगा। ठीक, हमें इसे एक तरीके से देखेंगे। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है कि बालक जो सीखता है अपने वातावरण के अनुसार, आवश्यकता या अवस्थाओं के अनुसार सीखते जाएगा। और ये हमारे पास में इसमें जो चिंतन होगा संज्ञानात्मक विकास का, उसमें गुणात्मक तथा धनात्मक दोनों रूप से संरचनाओं में परिवर्तन होगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे तो यहां पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं को हमने 3 चरणों में देख सकते हैं हम लोग। 3 एक काम होगा। हालांकि हमारे पास में अवस्थाएं वो अलग रहेंगी, लेकिन हाँ किस रूप में होगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले बालक क्या करेगा, कैसे एक प्रक्रिया को अपनाएगा, तो बोलेंगे हम लोग कौन सी थी, निर्माण खोज की। क्या प्रक्रिया अपनाएगा भी बालक यहां पर में, निर्माण और खोज की। तो निर्माण और खोज का मतलब है कि बालक यहां पर में जो निर्माण खोज की प्रक्रिया के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर के हम क्या करेंगे, या अनुकरण न होकर के यहां पर में क्या होती है, समझ पर आधारित होती है। जैसे कि क्या होता है, बालक अपने आसपास में चीजों को देखता है, मतलब कुछ ना कुछ अपने बारे में सोचेगा कि यार है क्या, खोज करेगा कैसे बजती है, झुंझुना को देखेगा, उसको बजा के देखेगा। तो ये कहलाती कौन सी, निर्माण खोज की प्रक्रिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है जब भी किसी नई वस्तु के संपर्क में आता है तो क्या करेगा, वो निर्माण खोज को ही अपनाएगा। जैसे याद कर रहे हैं आपके घर में जब बचपन में पेन आता था, तो पेन आने के बाद अब सबसे पहले उसको क्या करते थे, ऐसे चला करके देखते थे। चला के देने के बाद उसको खोलते भी अंदर में थे, और खोल के देखने के बाद बोलते अच्छा मोटी वाली रिफिल है, पतली वाली रिफिल है, ये जानकारी लेकर आते थे। ये क्या था आपका, निर्माण खोज की प्रक्रिया। मुझे उम्मीद सबने किया होगा, किया है ना, बस उसी को आगे बढ़ते हैं। अब ये निर्माण खोज की जो प्रक्रिया आई, अधिकांश बच्चे क्योंकि यही करते हैं, हमने भी किया, सभी लोगों ने किया होगा, निर्माण खोज की प्रक्रिया हिसाब है। तो ये क्या है प्रक्रिया, हम बात करेंगे। धीरे धीरे बालक अपने अनुभवों के माध्यम से जो कुछ भी टच किया हुआ था, जो कुछ भी देखा हुआ था, उसको तर्कपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। यार ये हुआ कैसे था, ये हो कैसे रहा है, ये तर्कपूर्ण बनाने की ओर प्रयत्नशील होगा। और इसके साथ वो जानने के लिए तत्पर रहता है कि उसके आसपास में हो क्या रहा है, और होने के साथ साथ जो हमारे पास में तर्कपूर्ण जो ज्ञान आपके पास आया हुआ था वो वास्तविकता में थे या नहीं थे। ये निर्माण खोज की प्रक्रिया हमारे पास आएगी। और इसे कहा जाता है कि भैया ये प्रक्रिया हमारे पास में प्रारंभिक दौर में चल रही होती है। इसे हम देखेंगे, किसी भी दौरान की कहानी है। जैसे बालक अपने आसपास की चीजों को टच करता है, जो अच्छी चीजें लगती हैं तो उसे यहाँ पर बार बार हाथ फेरने का प्रयास करता है, मखमली प्रकार की होगी, गर्म होगी या ठंडी होगी तो अचानक से हाथ खींचता है। निर्माण खोज की प्रक्रिया है, उसे तर्कपूर्ण बनाने की बात करना है। अगला अवस्था आती है कार्य क्रिया अर्जन का। तो कार्य क्रिया अर्जन के अंतर्गत कहा गया जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। क्रियाओं का मतलब होता है इनमें प्रोसेसिंग चल रही होती है लगातार। जैसे कि बात आएगी भैया अनुकूलन की,
तो अनुकूलन क्या है? अच्छा, इसके पहले हम बात करेंगे, जीन पियाजे साहब का मानना था कि बालक जब तक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता है तब तक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को अलग अलग अवस्थाओं में अपनाते रहता है, कि वो परिपक्वता की अवस्था तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इनको अपनाते रहेगा। जैसे कि पहली बात करेंगे अनुकूलन की बात करना। अनुकूलन ये इसी प्रकार के ज्ञान का अर्जन की बात थी। जैसे कहीं पहुंचकर अचानक से चिल्लाने लगना, बातें करने लगना, रोने लगना नहीं, ये भी हमारे पास में शांत रहने की प्रक्रिया करना, समझ विकसित करने की प्रक्रिया करना, ये कहलाता कौन सा? अनुकूलन, मतलब वातावरण के अनुसार ढलने की प्रक्रिया। अगली बात आती है आत्मसाधीकरण। तो बोले अपनी समस्याओं के समाधान द्वारा प्रारंभिक रूप से बालक कुछ ना कुछ ऐसे हाथ पैर चलाता है, कुछ ना कुछ सोच समझ विकसित करता है, वही आत्मसाधीकरण था। क्या यहां पर मैं आत्मसाधीकरण बोलेंगे? पहली अवस्था कौन सी थी भैया? एक प्रकार से हमारे पास कंसेप्ट आया प्रोसेस अनुकूलन की। अगली आती आत्मसाधीकरण की। तो आत्मसाधीकरण धीरे धीरे कैसे होगा? तो अवस्थाओं के अनुसार जब आप किसी बारे में सोचेंगे समझेंगे तो वो कहलाता आत्मसाधीकरण। जैसे कि याद होगा, बच्चे जब जूते पहनते हैं तो जूते पहनने की उनकी कहानी नहीं पता होती है, धीरे धीरे वो सीखने का प्रयास करते हैं। जब मम्मी ना हो, जल्दी में हो, तो स्वयं कंघी कर लेना आत्मसाधीकरण था, स्वयं लेस बांध लेना आत्मसाधीकरण है। अनुकूलन के साथ अगली प्रक्रिया आती है समायोजन की। बोले जब आप यहाँ आत्मसाधीकरण करते हैं ना, समस्याओं का समाधान करते हैं ना, अनुकूलन की प्रक्रिया में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। पुराने विचार और नवीन विचार के साथ में सामंजस्य बिठाना समायोजन था। जैसे कि कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति अमेरिका चल जाए तो वहां उसके वातावरण में क्या हो जाएगा? अनुकूल होगा, और अनुकूलन के क्रम में अपने आप को जो ढालेगा वैसा, वो कहलाना कौन सा? आपका समायोजन की प्रक्रिया थी, यहां पर में एडजस्टमेंट की प्रक्रिया थी। अगला हमारे पास आता साम्य धारणा की प्रक्रिया, अर्थात हम बात करेंगे कि यहां पर में अनुकूलन से मिलता जुलता शब्द यहां पर थोड़ा सा देखा जाता है कि जब हम लोग संतुलन बैठाने की प्रक्रिया करते हैं किसी न किसी रूप में, तो बालक एक विशेष परिस्थिति के अनुसार जब वो सोच करके समझ करके वो साम्य धारणा, समान धारणा जो पहले घटित घटनाओं के अनुसार थी वैसा जमाने का प्रयास करेगा, तो वो कहलाता कौन सा? साम्य धारणा। जैसे कि पहली बात हम करते हैं कि बच्चा आप जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, आपको याद होगा, तो सामने का ब्रेक और दोनों ब्रेक, मतलब कि आगे पीछे ब्रेक एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब आ गई डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियां, अब फिर आपने वैसे ही किया, दोनों ब्रेक एक साथ लगा दिए, अचानक से गाड़ी स्लिप होती नीचे गिर जाते हैं। अगली बार जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप कौन सा वाला ब्रेक लगाएंगे? पीछे वाले लगाएंगे, सामने वाले नहीं लगाएंगे। क्या थी ये? साम्य धारणा। आपको पता है आप गिर जाएंगे। तो बच्चा किसी घटना, किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सोच समझ लेता है तथा उसके अनुसार या पूर्व की हुई घटना के अकॉर्डिंग क्या करेगा? व्यवहार करेगा। वही कहला रहा है आपका साम्य धारणा। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि फिर से मेरा एग्जाम्पल था हमारे प्राचीन काल से चला आने वाला, वो ये था कि भैया एक और मानसिक क्रिया देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो मानसिक क्रिया, जब कोई सूचना आपके पास आती है, समझ आती है, तो बहुत सारी बातें आप करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तर्क विचार करते हैं, कुतर्क करते हैं, वो कहलाता कौन सा? आपका मानसिक क्रिया थी। अगला संरक्षण, मतलब कि नए वातावरण में जब आप पुराने किसी व्यवहार को संरक्षित रखते हैं उसे कहते हैं हम लोग कौन सा? संरक्षण की प्रक्रिया कहलाती है, महत्वपूर्ण है। बोले जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में स्थिरता या अपनी बातों को बनाए रखने का प्रयास करना, यह कहलाता कौन सा? आपका यहां पर मैं संरक्षण की। ठीक, इसे हम देखेंगे। अब चलते हैं साहब यहाँ विभेदीकरण की। स्कीमा और स्कीम्स आते हैं, दोनों को बताऊंगा आगे चल के। एक और आता है विभेदीकरण, मतलब कि यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट करने की। और फिर आता है बालक पारस्परिक क्रियाएं करता है, जैसे पारस्परिक पेन खोलकर देखना, कुछ यहाँ पे चला करके देखना, कुछ कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज करते रहना, ये बात है। अब देखते हैं एक एक बातों को। एग्जाम्पल लेते हैं, आप पहली बार एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं जहां पर आपको जानकारी मिलती है कि यार हमारे पास नई नई चीज़ें बनती हैं। आप लेते हैं डोसा के बारे में, ऑर्डर कर देते हैं, सुना था डोसा ऐसा होता है, पहली बार की जानकारी ले रहा हूँ, है ना। जब पहली बार आप जाएंगे वहां पर मैं, तो डोसा के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, केवल सुना था ऐसे खाते हैं। ठीक, डोसा लाके रख दिया भाई ने, 3 प्रकार की चम्मच ला दी, एक वो चाकू वाली चम्मच, एक वो कांटे वाली चम्मच और एक वो नॉर्मल चम्मच रख दिया ना, ऐसे करके आप सुनते हैं। जब वो लाके रखा उसने, तो अब दिमाग में चल रहा खाएं कैसे साहब, ये तीनों चम्मच हैं, वो आप कांटे वाली उठाते हैं, चाकू वाली उठाते हैं, करें क्या इसको? ये जो दिमाग में चल रहा है वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पर मैं, ये मानसिक क्रियाएं ये चल रही हैं आपके साथ, तर्क वितर्क चल रहा है, कैसे खाना है कैसे नहीं खाना है। आप फिर धीरे से बाजू वाले के यहाँ देखते हो, बाजू वाला कैसे खा रहा है वो, तो भाई ने लिया बड़े अच्छे से काटा ऐसे करके, किस्मत आपकी वो साउथ इंडियन रहा होगा, लिया उसने काटा ऐसे करके, फिर वहाँ पर 2 चम्मच लगाया, काटने का प्रयास, मतलब एक प्रकार से कांटे वाली से फंसाया, चाकू वाली से काटा, बाद में खाने के बाद क्या सांभर वाले उसने पी लिया नॉर्मल चम्मच से। ठीक, ये क्रम हुआ। जैसे ही आप काट रहे थे
क्योंकि आप पहली पहली बार काट रहे हैं, अनुकूलन प्रॉपरली नहीं हुआ है, समायोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मसाधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी चम्मच नीचे गिर जाती है। पहली बार खा रहे हैं ना, भी कमजोर थे ना, अब क्या करते हैं, चुपचाप आप वो संरक्षण करते हैं, कौन सा, जैसे दाल रोटी खाते हैं वाला, चुपचाप लिया डोसा, अपने हाथ से तोड़ा, खाया और वो चम्मच से पी लिया। एक साइड रख दिया चाकू वाली, एक साइड रख दिया कांटे वाली, पड़े रहने दो, नहीं बुलाना हमको। अगली बार जब व्यक्ति फिर से डोसा खाने पहुंचेगा तो उसे साम्य धारणा याद करना है भैया कि अब यहां पर मैं हमें फिर से वो मूर्खता नहीं करना, कौन सी वाली, कांटे वाली और चाकू वाली, इनके नाम अलग अलग है, मैं नहीं बोलूंगा उनको, ठीक, ये ध्यान रखना। कौन सा कहला रहा है आपका, साम्य धारणा। वो सीख गया, समस्याओं से उसने जूझने का प्रयास किया, आत्मसाधीकरण था। नई परिस्थितियों में एडजस्ट कर लिया अपने आप को, समायोजन था, अनुकूलन था। ठीक, अब चलते हैं हमारे स्कीम्स और स्कीमा क्या होते हैं उनको देखेंगे। इनके पहले बता दूं भैया, इनकी जो प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया हमारे चरण थे, निर्माण खोज की प्रक्रिया करना, कार्य क्रिया अर्जन करना, और इनके बाद में आता है एक और क्रम, वो कहलाता है कौन सा आपका, क्रमिक विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था अंतिम अवस्था बताई गई यहां पर में, जहां पर में ये वास्तविक सिद्धांत है। उसके पहले क्या क्या होता है हम लोग यहां देख रहे हैं, है ना। अब देखते हैं भैया क्या स्कीम्स और स्कीमा। तो स्कीम्स मतलब ऐसे व्यवहार जो रिपीटेडली होते हैं, मतलब संगठित या व्यवस्थित पैटर्न से होने वाली क्रियाएं जो होती हैं, ठीक, वो कहलाती है स्कीम्स। स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रियाओं से होता है। स्कीम्स मानसिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, मतलब ऐसी क्रियाएं जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन्हें स्कीम्स कहा जाता है, और इस पुनरावृत्ति के पश्चात जिनका आत्मसाधीकरण हो जाए, जिनका एकीकरण हो जाए, वो स्कीमास कहलाते हैं। कहते हैं स्कीमा जानने समझने में शामिल मानसिक शारीरिक क्रिया दोनों का वर्णन किया जाता है। जानने में समझने में जो मानसिक और शारीरिक क्रिया लगी हुई थी वो कहला रही क्या, स्कीमा। तो स्कीमा ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करता है, स्कीमा था। तो बोल सकते हैं कि भी स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे बच्चे अनुभव में विस्तार करते जाते हैं, वैसे वैसे नवीन अनुभवों और जानकारियों के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन करते जाते हैं। जोड़ना, परिवर्तन करना, मतलब वही हमारे पास परिवर्तन आया, संरक्षण करना, ये सारी प्रक्रिया अपनाते हैं। तो बोलेंगे यहां इंग्लिश में दिया हुआ है, चिल्ड्रन सॉर्ट द नॉलेज दे एक्वायर थ्रू देयर एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन इनटू ग्रुपिंग, दिस इज नोन एज स्कीमा। क्या करते हैं, जब यहां पर मैं जो नॉलेज उन्होंने इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस या हमारे पास वही मानसिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अर्जित किया हुआ था, वही कहला रहा आपका स्कीमा। When new information is acquired, it can be either assimilated, मतलब हमारे पास में करेंगे उसका आत्मसाधी करेंगे, समानीकरण करेंगे, into existing schemas और accommodation, बोलेंगे इनका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक, या उनके हमारे में क्या कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक, आत्मसाधीकरण कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, थ्रू रिवाइजिंग एंड एग्जिस्टिंग स्कीमा, बोले पुराने वाले के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करेंगे, और इनको अलग अलग कैटेगरीज हम लोग बांटते जाते हैं। तो स्कीम्स मतलब है, ये याद करना आप लोगों को, बोले जब कोई समझने के लिए हम लोग मानसिक तर्क वितर्क कर रहे होते हैं, वो कहलाता कौन सा, स्कीमा। ऐसे व्यवस्थित पैटर्न, अभिव्यक्ति जो हम लोग दर्शाते हैं किसी माध्यम से, इन सूचना संग्रहण के माध्यम से मानसिक संक्रियाओं को प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाते हैं स्कीम्स। तो स्कीम्स ऐसी क्रिया जिनकी पुनरावृत्ति संभव होती है, जिनको किया जा सकता है, बार बार हमारे सामने आते हैं, स्कीम्स हैं, और जिनका सामान्यीकरण किया जा चुका होता है, किसके माध्यम से, मानसिक शारीरिक तर्क वितर्क के माध्यम से, वो कहलाता है स्कीमा। ठीक, ये बॉटल है, जानकारी में आई, ये कहला रहा है स्कीम्स, भैया पानी पीते हैं इससे नॉर्मली। अब मैंने देख लिया पानी कैसे भरते हैं, इससे पी के देख लिया, सब कुछ कर लिया, कहला रहा कौन सा हमारे पास में, स्कीमा। नॉर्मल सी बात करेंगे, ठीक, सामान्यीकरण हो चुका होगा। अगला हम समझते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं बताएं कितनी है भैया, 4। तो पहली आती है हमारे पास इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मतलब कि सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो बोलेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से लेकर के, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। अगली आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्रियाएं, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 2 से 7 साल तक की। मूल संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक की। और अगले आती है हमारे पास में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आती 11 वर्ष से ऊपर तक की। ये हम देखेंगे यहां पर में, ठीक, एक एक अवस्थाओं को देखते हैं, समझते हैं। तो पहली आती है हमारे पास कौन सी, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी आपका ये आएगी कौन सी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था।
इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है जन्म से लेकर के 2 साल तक की अवस्था है। इस दौरान कहा जाता है कि बालक जो होगा वो अपने आसपास के वातावरण से धीरे धीरे इंटरेक्ट करना सीखेगा। उसको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे ऐसे ज्ञान की जानकारी नहीं होती है। तो बोले जो संवेदी तंत्र होते हैं, सूचना तंत्र मतलब कि हमारे पास में देखा, सोचा, उनके बाद जो सेंसर ऑर्गन्स हमारे हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनके माध्यम से ये रिफ्लेक्ट करेगा कुछ ना कुछ चीजें। तो बोले क्या क्या है, तो बात करते हैं। पहला आता है हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस, बोले प्रतिवर्ती क्रियाएं, सामान्य प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्या होती है भैया, तो जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्थाएं होती हैं। तो इनमें क्या करेगा, अपने कोऑर्डिनेशन करेगा सेंसेशन के बीच में, रोना, यहां हाथ पैर हिलाना, बस इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा बालक हमारा। ठीक, हल्का हल्का यहां देखेगा, बाकी रोना, खाना पीना, बस इसके अलावा कोई काम। बोले प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगला आता है हमारे पास में, तुम बोलेंगे फर्स्ट हैबिट्स और प्राइमरी सर्कुलरी रिएक्शंस। बोले हमारे पास प्राथमिक जो क्रियाएं हैबिट्स होती हैं वो, या प्राथमिक या मुख्य प्रतिवर्ती क्रियाएं जो आती हैं वो आती हैं यहां पर में। इनका जो काल होता है 1 महीने से सामान्यतः 4 महीने तक का होता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेशन, जैसे की बात करेंगे जो स्कीम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग में रिफ्लेक्स करना, या हमारे पास में हाथ पैर हिलाना, कोऑर्डिनेट करना, हल्का फुल्का मुस्कुराना, ये सारी बातें देखी जाएंगी। कुछ आवाज सुनकर उनको पहचानने का प्रयास करना, ये होता है हमारे पास में फर्स्ट हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलरी एक्शन में होता है। द्वितीय वृत्ति क्रियाएं की बात करेंगे, हमारे पास आई प्रथम वृत्ति क्रियाएं हैं बोले हम लोग फाइनली, प्रथम प्राथमिक वृत्ति क्रियाएं। अगली आती हैं द्वितीयक वृत्ति क्रियाएं, 4 से 8 महीने की होती हैं। इनमें जो हमारे बालक होते हैं, नवजात होते हैं, वो हमारे आसपास के जो क्रियाएं हो रही है ना, उनके आधार पर सोचना समझना शुरू कर देते हैं। जैसे भी बात करेंगे क्या, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट आसपास में थे, या हमारे पास में कोई ना कोई बार बार ऐसे रिपीटेडली कोई ना कोई, या जो कोई आनंददायक घटनाएं उनके बारे में ये समझना शुरू कर देते हैं। तो जो आसपास के कोई ना कोई घटनाएं थी उनके बारे में सोचना समझना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे इस दौरान में। 4 से 8 महीने के दौरान की बात करेंगे, धीरे धीरे सरकना शुरू करेंगे, यहां वहां से मूव करने की कोशिश करेंगे, ये बात हमारे पास आती है। अगली आती है भैया हमारे पास सेकेंडरी सर्कुलेटरी एक्शंस का कोऑर्डिनेशन, बोले द्वितीयक वृत्ति क्रियाओं का समन्वय। 8 से 12 माह का रहेगा। इस दौरान धीरे धीरे बच्चा जो होगा चलना, सरकना आदि प्रकार की बातों को शुरू करेगा, हाथों का, आंखों का कोऑर्डिनेशन शुरू करेगा, जहां देख रहा वहीं उसके हाथ पैर जाएंगे, ये बात हम लोग देखेंगे। अगला आता है तृतीय वृत्ति क्रियाएं, ये होती हैं 12 से 18 माह तक की होती हैं। तो बोले इन्फेंट्स जो होते हैं इन दौरान में कुछ कुछ वर्ड्स को बोलने, बबलिंग करने, कुछ अपने बातों को एक्सप्रेस करने आदि में सक्षम हो जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे घुटना, गिरना, उठना, चलना, दौड़ना, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और अगला आता है कौन सा, इंटरनलाइज्ड ऑफ स्कीमास या अंतिम वृत्ति क्रियाएं। तो ये प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है, सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। 18 से 24 माह की होती है। यहाँ इन्फेंट्स जो बालक होते हैं, खासकर बात करें जो शिशु है, वो हमारे पास सिंबल समझना, अपनी बातों को बोल पाना, समझ पाना, ठीक, ये सब बातें शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे समझ किसके माध्यम से, परिवार की, शब्दों की, जो परिवार के लोग बोल रहे हैं उनकी, तो ये समझ विकसित कर लेंगे बालक यहाँ पर में। ठीक, इनका शब्द भंडार लगभग 50 से 200 के बीच में देखा जाएगा, कहा जाता है। और बालक अपने आसपास के वातावरण के साथ में समझ विकसित कर लेगा, क्या कौन सी चीजें होती हैं बोलना शुरू कर लेगा, उनके बारे में एक्सप्रेशन करना शुरू कर देगा। ये सारे बिंदु आते हैं। इनके बाद बोलेंगे भैया ये तो पहली अवस्था थी, कौन सी, तो बोलेंगे इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जैसे कहा जाता है, या संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। इनके बाद आती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संप्रत्यात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज जैसे कहा हुआ है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं हम लोग। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को संग्रहित करता है, उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता है। इसमें अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बन चुकी होती है, क्योंकि बालक जो है धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा, शब्दों में उनमें परिपक्वता आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे वाक्य बनाना शुरू कर देता है वो। यहां बालक की पूर्व अवस्था से अधिक समस्याओं को हल करने के योग हो जाता है। पहली अवस्था मतलब जो प्रारंभिक 2 साल तक की थी, वहां से धीरे धीरे दौड़ने की अवस्थाएं, चलने, बातें करने की अवस्थाएं यहां पर आती हैं। अब देखते हैं साहब यहां पर में जो अवस्था अगली रहेगी, इसे बांटा है हमारे पास में प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था को 2 भागों में। एक आती कौन सी, प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसीव्ड स्टेज हमारे पास आती है वो, और दूसरी आती है अंतर्दर्शी या इंटरेक्टिव कंडीशन आती है। तो प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसीव्ड स्टेज जो है वो आती 2 से 4 वर्ष तक की, और अगली हमारे पास आती 4 से 7 साल तक की।
तो बोले प्राक संप्रत्यात्मक मतलब कि किसी प्रकार के संप्रत्य होते हैं, धारणा बनने के पहले की अवस्था होती है। ये सही है गलत नहीं सोच पा रहा बालक, इसके पहले की अवस्था होती है। इसे बांटा है 2 भागों में। आत्म केंद्रित, बच्चा अपने आप में स्वयं में मग्न होता है और वो साथ साथ में ये सोच रहा होता है या समझ रहा होता है, बोले अपने दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण यहां पर अंतर नहीं होते हैं। वो सोचता है जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही सब लोग सोच रहे होंगे। उसका मन है खेलने का, तो भैया लो खेलो आप लोग, यहां पर मैं पिताजी के साथ खेलेगा। तो जैसा वो सोचेगा, लगभग अवस्था हमारे पास होती है 2 से 3 साल की लगभग कहानी आती है, तो वो सोचता है कि भैया सब लोग पूरी दुनिया वैसे ही सोच रही होती है। ये आत्म केंद्रित अवस्था होती है, ईगोसेंट्रिक कहते हैं। अगली आती है जीववाद की। इस अवस्था में सजीव और निर्जीव में बालक अंतर नहीं कर पाता है। निर्जीव और सजीव अंतर नहीं करने का मतलब होता है कि जब बच्चा दौड़ रहा होता है, अचानक से नीचे गिर जाए तो फिर लगता है यार हमें ठोकर लगी है, क्यों? तो बोले धरती को मारेंगे धीरे से ऐसे करके। गलती किसकी थी भैया? तो बोले कि वो आप टेबल से टकरा जाए तो गलती किसकी? टेबल की। हम तो सही दौड़ रहे थे, गलती टेबल की बीच में आई। इसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को के द्वारा अपने डॉल को खाना खिलाना, उनको नहलाना, तो सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाने की अवस्था कौन सी थी? ये जीववाद की थी। ठीक, क्लियर है ना? इसे हम देखेंगे यहाँ पर में। जीववाद, सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाने की अवस्था। आत्म केंद्रित मतलब कि मैं जैसा सोच रहा हूँ पूरी दुनिया वैसे सोच रही, वो कहला रही है हमारे पास आत्म केंद्रित। अगला आता है अंतर्दर्शी विधि, इंटरेक्टिव कंडीशन। इसमें बालक अपने आप से तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, ऐसा सही होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह टाइप की चीजें, इसे कहते हैं अंतर्दर्शी। ये बालक में सोच को विकसित होने की प्रारंभिक अवस्था बताती है कि बालक अब सोचना शुरू कर देगा अपने आसपास की बात। अभी तक सोच नहीं रहा है वो, इसलिए प्राक संप्रत्यात्मक बोला हुआ था। अब बालक धीरे धीरे सोचने के प्रारंभिक अवस्था में आएगा, तर्क वितर्क करने की बात करने लगेगा। वो कहलाता कौन सा? आपका अंतर्दर्शी अवस्था। 4 से 7 साल की अवस्था, अंतिम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तर्क करने की अवस्था तक पहुंच जाता कहा जाता है। अब चलते हैं साहब इसके बाद की अवस्था। तो अगली आती है हमारे पास में द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे कहते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था या अस्थायी संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बात करेंगे लगभग कब से कब तक है? बोले 7 साल से 11 साल तक की अवस्था है। ये 7 से 11 साल तक की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो होते हैं, इनमें ठोस वस्तु के आधार पर में जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु होती है उनके आधार पर समस्या समाधान करते हैं। जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर, जो नहीं दिखाई दे रहा उससे मतलब ही नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों के पास में आती पजल बॉक्स आता है, ट्रेन वाला सिस्टम आता है, तो वो क्या करते हैं? बॉक्सेस को तोड़ते हैं, जैसा बॉक्स में दिया हुआ था वैसा चित्र में दिया हुआ था वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। ठोस स्थूल जो दिखाई दे उसके आधार पर चिंतन करना, तर्क करना, यह उनमें विभेद करना, उनको पहचानना सीख जाता है, समस्याओं को, वस्तुओं को। उनकी सोच स्थूल या प्रत्यक्ष के आधार पर ही होती है और इसी आधार पर वो अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं। यहां विचारों में क्रमबद्धता नहीं होती है, तर्कसंगतता देखी जाती है, हमारे तर्कसंगतता देखी जाती है, क्रमबद्धता देखी जाती है। ये बात हम लोग करेंगे। अगली बात करते हैं यहां पर मैं कि दो वस्तु में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, यहां वाला समझना पहचान कर लेगा, मतलब विभेदीकरण करना सीख जाएगा। अगला एक और बात करें, गणित के संबंध में पढ़ने, अंकी क्रिया करने आदि की जानकारी यहां पर आ जाती है। अब चलते हैं कुछ मात्रा में और, तो यहां औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है। इसे हम कहते हैं फॉर्मल कॉन्क्रीट स्टेज, इसे कहा हुआ है। इसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अमूर्त। वो थी हमारी मूर्त और इसे बोलेंगे अमूर्त। बोले जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं है, उससे अन्य प्रकार की बातों को भी सोचना शुरू कर देगा, ये कैसा होता होगा, ये कैसा नहीं होता होगा, सारी बातें। यहां बालक का चिंतन होता है लचीला प्रकार का। बालक अपनी समस्या का समाधान चिंतन शक्ति के माध्यम से करने लगता है। इस अवस्था में शिक्षा का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि बालक जैसे जैसे आसपास से सीखेगा, जैसे जैसे शिक्षा उसको मिलेगी, वैसे वैसे सीखना समझना शुरू कर देता है। ये बात हमारे सामने आएगी। तो यहां बालक का जो चिंतन रहेगा अपने प्रयोग के आधार पर में, अपनी समझ के आधार पर अधिक आने लगता है। ये बात हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट, औपचारिक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक तक की अवस्था होती है। यहां बालक का चिंतन आसपास की वस्तुओं, सूचनाओं, सामग्रियों के आधार पर होने लगता है, ना कि केवल जो दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर में। कल्पनाओं के माध्यम से यहां पर में बालक सोचना शुरू कर दे, कल्पना के माध्यम से, कल्पना, तर्क आदि के माध्यम से। अब चलते हैं दूसरी बातें। ये था हमारे पास सिद्धांत। बोले 3 चीजें हमारे पास आई हैं, बोलेंगे 4 चीजें, 4 अवस्थाएं हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 साल तक की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज
इसे बोलेंगे हमारे पास में 2 से 7 साल तक की अवस्था। यहाँ बालक के 2 भाग बांटे हुए थे, कौन कौन से साहब? तो बोलेंगे यहाँ पर में प्राक संप्रत्यात्मक की प्री कंसीव्ड स्टेज और इंटरेक्टिव कंडीशन स्टेज। फिर आता है साहब कौन सा? तो द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम देखेंगे। अगला आएगा हमारे पास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक की अवस्था के रूप में से बांटा हुआ है। यहाँ लचीली प्रक्रिया होती है, आसपास के नियम तर्क वितर्क विश्लेषण करने की क्षमता के रूप में देखी जाती है। अगला चलते हैं हम लोग यहाँ पर में, तो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया। तो पहली बात तो मैंने बताया था भैया, यहाँ पर इनकी कुछ सीमाएं भी हैं। कैसी बोलेंगे? तो इन्होंने केवल अवस्था पर ही फोकस किया हुआ, बोले 4 अवस्थाएं होती बस हो गया। भैया तो ये विकास की अवस्थाएं अलग अलग भी हो सकती है ना, क्या वो फिक्स हो गया कि बच्चा जन्म लिया तो वहीं पर रहेगा वैसे विकास करेगा? यहां सामाजिक पक्ष की उपेक्षा की गई है, सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा की गई है। भैया परिवार वाले भी कुछ होते हैं ना, वो भी तो सिखाते हैं कुछ ना कुछ चीजें। आप कौटिल्य पंडित को देखो, उसके दादाजी ने ढेर सारी सूचना दे दी, वो पहले से तर्क वितर्क करना सीख गया। आप जो बात अमूर्त चिंतन की बात कर रहे थे वो पहले ही सीख गया वो यहाँ पर। मैं तो सामाजिक पक्ष जो होते हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। यहाँ पियाजे के अनुसार एक और बात कही गई थी, हम देखेंगे यहाँ पर में, कि बच्चे में उसकी क्षमता को नजरअंदाज कर दिया गया। उसकी क्षमता क्या है, योग्यताएं क्या है, नहीं बताई गई यहाँ पर में। तो शोध बताते हैं कि बच्चे की क्षमता जो होगी वो उसमें सीखने समझने आदि की क्षमता के साथ साथ उसकी योग्यता को विकसित करेंगे। उसमें संज्ञानात्मक विकास जो होगा उसकी क्षमताओं के आधार पर होगा, उसकी योग्यताओं के आधार पर होगा, ना कि ये बंधी हुई अवस्थाओं के अकॉर्डिंग में। लेकिन फिर भी ये अधिक हमारे पास मान्य सिद्धांत सिद्ध हुआ है। अवस्थाएं इसकी हमारे पास आती हैं, इनको विचार किया गया है। अब देखते हैं साहब, हमारे पास जीन पियाजे साहब ने एक और सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। किताब का नाम कौन सा है आपका? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसे हम देखेंगे यहाँ पर में 1932 में किताब लिखी हुई थी। नैतिकता से आशय क्या है भैया, कि किसी समाज में कोई नियम मानक जो माने जाते हैं, जिनको अपनाया जाता है, वो बात हम कर रहे हैं नैतिकता। बोले जो सही होगा गलत होगा वो फैसला जो करते हैं वही नैतिकता आचरण हो गया। तो यहां देखेंगे हम लोग नैतिकता से आचरण होता है कि भाई जो समाज के विशेषीकृत जो हमारे कानून होते हैं, मान्य व्यवहार होते हैं, उनको अपनाने की प्रक्रिया नैतिकता विकास को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय के परिपक्वता से स्वप्रेरित प्रत्ययों के माध्यम से होता है, जैसे बालक अपने वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और धीरे धीरे जो संज्ञानात्मक विकास हुआ है वैसे ही यहाँ पर में धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और परिमार्जित करते हैं, इसको इनोवेट करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं। हम बात करेंगे आगे चल के। इन्होंने बताया कि भैया नैतिकता एक्चुअली होता क्या है। तो नैतिकता के यहाँ पर मैं इनके विकास के 3 चरण बताए उन्होंने, नैतिकता की व्याख्या की है। अच्छा हम बात करें पहले तो नैतिकता की जो व्याख्या बताई है तो उसके 3 चरण थे। पहले आता कौन सा? नैतिक यथार्थता। फिर आता कौन सा? नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। बोले नैतिक यथार्थता में जैसे गुण थे उसको हम लोग वैसे ही मान लेते हैं, यार ये ऐसा होगा ही होगा यथार्थ स्वरूप में। समानता, अब हम लोग तुलना करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि सापेक्ष था, परस्पर सहयोग पर आधारित बने संबंध होते हैं, वो कहलाता कौन सा? नैतिक समानता। फिर आता नैतिक सापेक्षता, जब आप तुलना करने लगते हैं, यार ये सही था कि नहीं था, दादी ने ऐसा बताया था गलत बताया हमको, तो पिताजी तो गलत बोल के चले गए, ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये तुलना जो करना शुरू कर देते हैं, नैतिक सापेक्षता, यार ये सही गलत है, उन्होंने बोला सही था लेकिन ये तो हमको गलत नजर आ रहा है। तो जो सही गलत की तुलना या हमारे पास चिंतन स्वयं कर लेगा तुलना के आधार पर, सापेक्षता के आधार पर में, तो वो आती तीसरी अवस्था, तीसरा स्तर होता है। बोले नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। अब बात करेंगे भैया यहाँ पर में क्या होते हैं। तो बच्चों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है कि उन्हें धार्मिक किताबें, उनमें आगे सभी चीजें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाएं। उनका नैतिक आचरण परिवेश के आधार पर आता है, बात कही गई है। और यहां पर उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो पियाजे ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं, अच्छा वहां पर में स्तर थे नैतिकता के, अब नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 बोलेंगे भैया। पहला जाता कौन सा? प्रतिमानहीनता या बाह्य सत्ता की अवस्था, प्रतिमानहीनता। अब बोलेंगे क्या है साहब? तो इस अवस्था में ये प्रारंभिक अवस्था होती है 7 साल तक की। यहां कहा जाता है इस अवस्था में कि बालक जो होता है ना, कि जैसे नियम बताए जाते हैं वैसे यथास्वरूप मानता है। क्यों भैया? वो सोचता है कि जो नियम बताए गए बाहरी सत्ता द्वारा बनाए गए हैं, किसी शक्तिशाली सत्ता द्वारा बनाए गए हैं, यदि आप इन्हें नहीं मानेंगे तो हमें पाप पड़ेगा, दंड मिलेगा हम लोगों को, इसलिए उसे वो मानते चले जाते हैं।
तो ये कहलाती है कौन सी? प्रतिमानहीनता की अवस्था होती है। जैसा वो कोई बताएगा वैसे ही उनको मानते हुए चल जाएगा। यहां पर ये बातें दंड और यहां पुरस्कार से प्रभावित होती हैं। अच्छा, किसी ने बोल दिया गुड बॉय तो मान लिया हम लोगों ने। जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बेटा सेकंड करो सेकंड करो, तो हम लोग सेकंड कर देते हैं बच्चा, फिर कहते हैं गुड बॉय गुड बॉय, बच्चा उसी को अपना लेता है। यार यहाँ सेकंड करने में हमें वाहवाही मिल रही है, अपना लिए। ठीक, इस प्रकार की बातें हमारे पास आती हैं। अगला आता है बाह्य सत्ता परस्परता, मतलब कि यहां ऐसे बोलेंगे हम लोग रिलेटिविटी की थ्योरी आती है हमारे पास में। तो ये जो रिलेटिविटी की थ्योरी का मतलब 7 से 11 वर्ष की बात होती है। यहां पर बच्चा सोचना शुरू कर देता है, यार ये जो मैं बता रहा हूं, जो हमको बताया गया, क्या वो सही था या नहीं था। बालक यहां क्या करता है कि जो बातें बताई गई उनके परिणाम जानने का प्रयास करता है। जैसे मम्मी कहते हैं बेटा इसको दरवाजा मत खोलना, हम परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं, यार ये क्यों कहा गया है। जैसे हमारी दादी कहती हैं बेटा देहरी पे नहीं बैठना है, उसके बैठ के खाना नहीं खाते हैं, लेकिन हम परिणाम जानने का प्रयास करते हैं, बैठ कर बार बार बैठेंगे हम लोग यहाँ पर में। ये था बाह्य सत्ता परस्परता की अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। अगली आती है स्वतंत्रता की अवस्था, ऑटोनोमस स्टेज जिसे हम कहते हैं, स्वायत्त चिंतन की अवस्था। यहां बालक इस बात पर में आ जाता है कि यार जो हमको नियम बताए गए ना, हो सकता गलत रहे होंगे। मतलब कि अपनी परिस्थिति के अनुसार बालक क्या सही है क्या गलत है उसको समझना शुरू कर देता है। परिस्थिति कैसी? जैसे कि कई बार किसी के लिए जाएगा, वो जाकर के पानी बराबर देगा। एक मामा जी आते हैं, बार बार कान मुरेडी करते हैं उसकी, तो वो उसके पहले पानी लेकर भी जाएगा, सेकंड भी नहीं करेगा। दूसरे मामा जी आते हैं, चॉकलेट वॉकलेट लेके जाते हैं, भैया उनके पास पहुंच जाएगा बराबर तरीके से। ये क्या होगा हमारे पास में? ये अंतर कि भाई किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। स्वतंत्रता की अवस्था, ऑटोनोमस स्टेज है, जिसके पास जाएंगे मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, पड़े रहेंगे अपने घर में। ये बातें आना शुरू हो जाती हैं। तो नैतिकता का विकास कैसे होता है? ये पहले बाहरी सत्ता के अकॉर्डिंग आएगा, जैसा बताया वैसा मान लेगा। बाह्य सत्ता परस्परता, जो नहीं करने की बात थी उसे जानने का प्रयास करेगा या क्यों मना किया गया है। फिर आता है नैतिकता के विकास में, यार ऐसा हम लोग नहीं कर रहे थे तो क्या होने वाला था, और नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास में। ठीक, क्योंकि अब हमारे प्रतिमान अलग बन जाएंगे, ये अवस्था तीसरी होती है। तो प्रश्न पूछा हुआ है हमारे पास में कि नैतिक विकास की 3 अवस्था किसने बताई है? तो बात करी हमारे पास में जीन पियाजे साहब ने। 6 किसने बताई थी? कोहलबर्ग ने। आगे बताऊंगा आगे चलकर मैं। ठीक, तो ये बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक, नैतिक विकास की अवस्थाएं। अब देखते हैं हमारे इस सिद्धांत के जैसे एग्जाम्पल बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख कान नाक से सोचते हैं? आपको बताना है संवेदी पैरिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। अगला आता है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के अनुसार यह संबंध किस चरण से रिलेटेड है, ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जैसे सेंसरी या तंत्रिका तंत्र अवस्था, प्रारंभिक संचालन अवस्था, मूर्त या औपचारिक संचालन अवस्था, इसके बारे में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। इनके बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरी किताब में यहाँ पर मैं लिखे हुए हैं, लगभग यहाँ 50-60 के आसपास प्रश्न हैं जीन पियाजे के ऊपर में। तो आप इसे देखिएगा। मैंने बताया हुआ था कि किताब कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये पार्ट आपके सामने है, इसका मूल्य 230 रुपये है। ठीक, नहीं है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि सर हमें किताब चाहिए। तो हम टाई अप कर रहे हैं अमेजन से भी, शायद वहाँ से पहुँच जाए तो हम लोग कुरियर कर देंगे। इसमें कुरियर चार्ज अलग से लगेगा। नहीं तो आप यहाँ पर मैं PDF आपको मिल जाएगा, तो इसी नंबर पर आप गूगल जो फ़ोनपे कर दीजिएगा मात्र 100 रुपये, तो आपका किताब का PDF वर्जन आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन बताना है कि सर हमने किया है, ये नंबर आपके पास मेरे पास जाएगा तो मैं आपको इस अकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम अगली क्लासेस में, ध्यान रखिएगा अपना।